हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पे। देखो प्यारे बच्चों, लास्ट के 8-10 दिन रह गए हैं नीट के एग्जाम में। तो लास्ट के 8-10 दिनों में फिजिकल केमिस्ट्री में क्या किया जाए, इस पर आज डिस्कशन करेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। दूसरी बात ये डिस्कस करेंगे कि आपके लिए एक फार्मूला सीट देंगे जिससे आप सारे फार्मूले अच्छे से रिवाइज कर लें। और तीसरी बात ये डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलो एक एक करके इस बात को डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले फार्मूला सीट। देखिए, आपको एक फार्मूला सीट मिलेगी। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी फार्मूला हैं उन सबको एक पीडीएफ फाइल में बना दिया गया है और वो पीडीएफ फाइल आपको 19 सीरीज में केमिस्ट्री में जाकर नोट्स में मिलेगी। 19 सीरीज में केमिस्ट्री में जाओगे, केमिस्ट्री में नोट्स जहां लिखे होंगे वहां पर जाके आज की डेट में देखोगे तो वो फिजिकल केमिस्ट्री की फार्मूला सीट मिलेगी। और वो कुछ ऐसी होगी मेरे दोस्तों, मैंने इसमें भी लग रखी है मगर वो क्या है आपको इसमें दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं। ऐसी फार्मूला सीट है, ये देखो सारे केमिस्ट्री के फार्मूले लिखे होंगे उसमें इस तरह से। ठीक है, तो सभी बच्चे 19 सीरीज में क्या करेंगे, 19 सीरीज में जाएंगे, 19 सीरीज में केमिस्ट्री में जाएंगे और वहां पर जो नोट्स वाला ऑप्शन होगा उसमें टिक करोगे तो आज की डेट में केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की फार्मूला सीट की पीडीएफ मिल जाएगी। अब इसका करना क्या है, पर डे फार्मूला रिवाइज करोगे फिजिकल केमिस्ट्री के। पर डे फार्मूला आपको फिजिकल केमिस्ट्री के रिवाइज करने। ठीक है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के। पहला पॉइंट तो हमारा खत्म हुआ। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है एनसीईआरटी से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने। तो मेरे दोस्तों, एनसीईआरटी से आपको फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ फार्मूले अच्छे से याद रखने हैं, सिर्फ फार्मूले अच्छे से याद रखने हैं। सारे फार्मूले अच्छे से रिवाइज करोगे। एनसीईआरटी से क्या पढ़ोगे आप, मैं बता देता हूं कि एनसीईआरटी से आपको क्या क्या पढ़ना है। लास्ट के 7-8 दिन पर डे फार्मूला सीट को रिवाइज करोगे, पहला पॉइंट। दूसरा, एनसीईआरटी से हम क्या पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से बच्चों हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या, गौर समझिए, सॉलिड स्टेट में हम सिर्फ इतनी बात एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। टेबल, कौन सी टेबल, जो क्रिस्टल वाली टेबल है ना। 7 क्रिस्टल होते हैं ना, जिसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी होती है और एज लेंथ में रिलेशन दिया होता है, वो टेबल पढ़ेंगे। उस टेबल को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है क्रिस्टलोग्राफिक टेबल। दूसरा हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से सॉलिड स्टेट में क्या, डिफेक्ट, जो एनसीईआरटी से फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। चैप्टर कोई नहीं पढ़ना है, सिर्फ फार्मूला सीट रिवाइज करोगे। और थ्योरी में क्या पढ़ना है, डिफेक्ट वाली टेबल अच्छे से, सॉरी क्रिस्टल वाली टेबल अच्छे से रिवाइज करोगे, डिफेक्ट पढ़ोगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉलिड स्टेट में इतनी बात आप करोगे एनसीईआरटी से। ठीक, दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या बातें एनसीईआरटी से करोगे, तो सॉल्यूशन में आपको ये बातें करनी है। एक टेबल है टाइप ऑफ सॉल्यूशन वाली, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे। दूसरी बात, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल पेपर में पूछे जाएंगे तो वही पूछे जाएंगे जो एनसीईआरटी में दिए होंगे। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल करोगे और टेबल करोगे, चैप्टर नहीं पढ़ोगे, सिर्फ फार्मूला रन करोगे। वो फार्मूला सीट में मैंने दे रखे हैं। ठीक, तीसरा चैप्टर जहां जो एनसीईआरटी से आपको करना है वो है मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस केमिस्ट्री। आप ये मान के चलो कि ये पेपर में आउट है। सरफेस केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पेपर में आउट है, ऊपर से कोलाइडल से।
4 नंबर पक्के हैं, ऊपर से एनसीईआरटी से। ये पूरा चैप्टर आप एनसीईआरटी से रीड करोगे 3 से 4 बार, सिर्फ एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करोगे और कुछ नहीं करना है आपको। एनसीईआरटी से चैप्टर को रीड करोगे, किसका? सरफेस केमिस्ट्री का। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो तो अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी से सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। एनसीईआरटी से सरफेस केमिस्ट्री पूरा अच्छे से रिवाइज करोगे, एक एक चीज और एग्जाम्पल, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या रिवाइज करोगे? एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिवाइज करोगे बैटरी, फ्यूल सेल, बैटरी, फ्यूल सेल, कोरोजन, ये सब एनसीईआरटी से रिवाइज करोगे। और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी सब फार्मूला सीट रिवाइज करनी है। क्या रिवाइज करोगे? बैटरी, फ्यूल सेल, कोरोजन वाला पार्ट, ये एनसीईआरटी से रिवाइज करेंगे, ठीक है। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और मेरे प्यारे बच्चों, किसी चैप्टर में कुछ एनसीईआरटी से रिवाइज नहीं करना है केमिस्ट्री में। तो कितनी बातें मैंने बताई? सॉलिड स्टेट में टेबल, ठीक है, क्रिस्टल वाली टेबल रिवाइज करोगे, डिफेक्ट रिवाइज करोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रिवाइज करोगे। सरफेस केमिस्ट्री पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से करोगे। ध्यान रखना, जितना तुम अच्छा करके जाओगे इसमें 4 से 8 नंबर पक्के हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरी, फ्यूल सेल एनसीईआरटी से खूब अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और सॉल्यूशन में आइडियल और नॉन आइडियल बात एनसीईआरटी से रिवाइज करना। तो ये वो पोर्शन हुआ जो एनसीईआरटी से थ्योरेटिकल पढ़ना है आपको, और बाकी उस फार्मूला सीट को खूब जान लगा के रिवाइज करनी है डेली, जब तक पेपर हो रहा है। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे कौन से टॉपिक हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे पेपर में क्वेश्चन आने वाला है? तो वो टॉपिक जिनसे पेपर में क्वेश्चन मेरे दोस्त आने वाला है, वो कौन कौन से हैं, वो मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। जरा देखो, पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में मेरे प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल मतलब जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लिए, नंबर ऑफ एटम पूछ लिए, है ना, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल हैं, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम है, इस तरह के। और एलआर का मतलब जानते हो ना, लिमिटिंग रेजेंट। ये 3 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ध्यान रखना, आप पूरा करके जाओ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही करके जाना है, सिर्फ यही करके जाओगे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, आपको पढ़ के पूरा जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म, मोल और एलआर। मोल कॉन्सेप्ट में यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब गैसियस स्टेट में कहां से क्वेश्चन आ सकता है? गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस समय जो मेरे हिसाब से है वो 60% से ऊपर रियल गैस से। रियल गैस में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, लिक्विफिकेशन का ऑर्डर, है ना, हाई टेम्परेचर पे वंडर वाल गैस इक्वेशन कैसा बिहेव करेगी, लो टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करेगी, इस तरह के क्वेश्चन। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उस पर क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो चैप्टर है उसमें मेरे दोस्त इक्विवेलेंट वेट और बैलेंसिंग कोएफिशिएंट, कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, उसको बैलेंस कर लिया है तो उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट पूछ लिए। या फिर सिंपल रिडॉक्स का क्वेश्चन, सिंपल रिडॉक्स का क्वेश्चन कि एक रिएक्शन में रिडॉक्स करा दिया है, अब उसमें किसी की कोई वैल्यू पूछ लेंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो, जहां तक मेरा अपना कैलकुलेशन है कि इस वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आउट है, एक क्वेश्चन आउट है, इस जगह से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंथैल्पी इंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी इंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी। इन सबके अच्छे से फार्मूले रिवाइज कर लेना, थ्योरी पढ़ लेना। मैंने ये सारी बातें उम्मीद सीरीज में पढ़ा रखी हैं। यदि किसी बच्चे को फार्मूले थ्योरी में कुछ दिक्कत हो तो वो उम्मीद सीरीज में जाके देख सकता है।
तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है? इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंथैल्पी, इंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। उनमें से ये तीन लास्ट वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इस बार उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक आउट है ये मान के चलो आप। इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से भी आउट है। आप ये मान के चलो कि थर्मोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आता ही आता है। 4 नंबर यहां से पक्के हैं, 4 मार्क्स आएंगे ही आएंगे आपके थर्मोकेमिस्ट्री के। और थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, मैंने पढ़ाते समय बताया है, सिर्फ मैथ्स लगानी है। मतलब आप कैसे भी सॉल्व करो, बस फाइनल इक्वेशन आ जाए, और वही काम एनर्जी के साथ करना है, ठीक है। और इसमें से इंपॉर्टेंट हेडिंग यदि पूछो तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, फेज ट्रांसफर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे वेपराइजेशन है ना, कहीं पर मेल्टिंग हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, वहां पर हीट ट्रांसफर वाले क्वेश्चन और हीट ऑफ कंबशन, ये 3 हेडिंग इंपॉर्टेंट है। वैसे वो थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, और थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन मेरे दोस्त कैसे करना होता है आपको पता है, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन यहां से आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बहुत हाई होती है, 70%। यदि केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया तो इसी जगह से आ जाएगा ली चटेरियल प्रिंसिपल पर। और यदि इससे ना आया तो फिर वो केपी केसी में कुछ पूछ लेगा, रिलेशन पूछ लेगा, केपी केसी इक्वल टू आरटी की पावर डेल्टा एन वाले से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। या कहीं पर केपी और केसी निकालने को दे देगा, सिंपल। मगर ये वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से करके जाए। इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का कब क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन का कब क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम का कब क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें आप अच्छे से पढ़ के जाए। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में ये पॉइंट 80% क्वेश्चन यहीं से आता है। एक क्वेश्चन आउट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आप ये मान के चलो कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन पेपर में रखा ही मिलेगा, आपको रखा मिलेगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन रखा मिलेगा। और यदि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन चूक जाता है तो फिर वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से पूछता है या फिर पीएच से पूछता है। बस 3 ही हेडिंग से क्वेश्चन ही पूछता है, मोस्टली वो 3 हेडिंग से क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, फिर पीएच और फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। कब सिचुएशन में कैसे क्या करते हैं, ये 19 सीरीज में मैंने इसका लेक्चर डाल रखा है। अब सॉलिड स्टेट, आप ये मान के चलो कि इस जगह से भी एक क्वेश्चन आउट होगा। सॉलिड स्टेट्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वो क्वेश्चन इजी होगा। एक क्वेश्चन आउट है, सॉरी, हाँ ये कर रहा था डिस्कस। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर मेरे दोस्त यहां पर भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आने हैं 15 से 17, उनमें से एक क्वेश्चन यहां से पक्का आउट है। और उसमें से आएगा कहां, आयनिक क्रिस्टल या यूनिट सेल। मैंने जब सॉलिड स्टेट पढ़ाया है तो ये बातें बहुत चिल्ला के बताई हैं कि हमेशा ध्यान रखो आयनिक क्रिस्टल की इंफॉर्मेशन और यूनिट सेल की इंफॉर्मेशन, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। और दूसरा नेक्स्ट नंबर का चैप्टर है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ जाएगा, इसी जगह से आ जाएगा एक क्वेश्चन। राउल्स लॉ तक आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आएगा, आप फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन आ जाएगा, आप चेक करिएगा, मस्त क्वेश्चन मिलेगा आपको। केमिकल काइनेटिक्स, देखो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो मेरे दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इसकी क्वेश्चन आने की, अराउंड 70%। रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है। इसके बाद यदि कोई क्वेश्चन बच जाता है तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर से आता है या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से, या फिर वो एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब केमिकल काइनेटिक्स में ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग ये वाली है, रेट ऑफ रिएक्शन, और इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी। मुझे लगता है कि एक्टिवेशन एनर्जी या रेट ऑफ रिएक्शन से इस बार क्वेश्चन आ ही जाएगा आपका,
एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, टेंशन की कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मेरे दोस्तों 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। यहां से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आउट है, आउट, 4 मार्क्स यहां आएंगे ही आएंगे। गैल्वेनिक सेल से 4 मार्क्स आने ही आने हैं, ये मान के चलिए। गैल्वेनिक सेल से 4 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आपसे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सेल की पूछेगा ही पूछेगा। 2 हाफ सेल दे दिए तो तीसरे हाफ सेल का पोटेंशियल निकालो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, ऐसा कुछ पूछ लेगा। या फिर कुछ और पूछ लेगा, है ना, कि उन्होंने बाकी चीजें दे दी, सेल पोटेंशियल निकालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, सेल पोटेंशियल दे दिया, ऐसा कुछ भी। मतलब गैल्वेनिक सेल से एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर पक्का है। बाकी एक क्वेश्चन और दूसरी जगह से आएगा। एक क्वेश्चन यहां से पक्का है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा, वो कहां से आएगा? तो वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कहां से है? इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रोलिसिस वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गैल्वेनिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का क्या मतलब हुआ? एक क्वेश्चन आना ही आना है इस जगह से। आउट है मेरे दोस्त, आउट है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे इस जगह से। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सिर्फ यही पढ़ के जाना है ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि 15 से 17 क्वेश्चन आएंगे तो मुझे लगता है कि 8 से 10 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे, ये ऐसा मुझे लगता है। ये एनालिसिस है ना। अब बात आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में 80% तो आप समझ लो क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आता है, क्वांटम नंबर से। इसके बाद यदि क्वेश्चन चूक गया तो फिर बोहर थ्योरी पे जाके गिरता है, फिर वो बोहर थ्योरी से आता है। क्वांटम नंबर आप इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन क्वांटम नंबर से आता है। बोहर थ्योरी से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या डी ब्रोगली इनसे कम होती है। क्यों? क्योंकि इनसे क्वेश्चन वो मॉडर्न फिजिक्स में जाके फिजिक्स में पूछ लेता है, वो मॉडर्न फिजिक्स में पूछ लेता है। तो केमिस्ट्री वाला पार्ट मेनली ये है, तो इस वजह से यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। इस वजह से यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री वाला मेनली पार्ट ये है ना। बोर्स थ्योरी तो आप मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ लेते हो, डी ब्रोगली मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ लेते हो, तो इस वजह से वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो होती है। तो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी यहां है कि एक क्वेश्चन पक्का आना है, और फिर यदि बच गया, वहां से चूक गया, तो फिर बोहर थ्योरी से आ जाएगा और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आ जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री, ये मान के चलो एक क्वेश्चन आउट है, मतलब 4 नंबर इससे आएंगे ही आएंगे मिनिमम। 4 नंबर का दोस्त क्वेश्चन आना ही आना है, आउट है। और सिर्फ एनसीईआरटी, और आएगा किससे? कोलाइडल सॉल्यूशन या एडजॉर्सन से। सरफेस केमिस्ट्री, यदि कोई मेरे से पूछे कि सर आप बताओ कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर कौन सा है, तो मैं बोलूंगा एक चीज जो होती है जो मन को अच्छी लगती है, और एक चीज जो होती है जो दिमाग को अच्छी लगती है। दिमाग को अच्छी लगने का मतलब जिससे नंबर आते हैं, मन को अच्छी लगने का मतलब जो हमको पढ़ने में अच्छा लगता है। तो जो मन से काम करेगा वो जरूर फेल होगा जाके एग्जाम में। एग्जाम में दिमाग से काम करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री है। क्यों? आप 2 से 3 घंटे एनसीईआरटी रीड करोगे, 25-30 क्वेश्चन लगाओगे, उसी से फंस जाएगा, उसी से फंस जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आउट है पक्का, और इजी क्वेश्चन आता है, रद्दी टाइप का सिंपल क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से। बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, कहते सर वो पढ़ने में मजा नहीं आता, उसमें लॉजिक कम है। अरे बेवकूफे, तुम्हें लॉजिक चाहिए कि नंबर चाहिए? बताओ पहले। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर बनने के लिए नंबर चाहिए, और ये बेटा बिल्कुल सिंपल नंबर देता है। 100% इफिशियंसी के साथ इसका क्वेश्चन सही होता है। जैसे पॉलीमर, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स, इनके क्वेश्चन 100% इफिशियंसी के साथ सही होते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, सीधे सीधे। उसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। यदि पूरी केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कोई मेरे से पूछे कौन चैप्टर है, तो मैं बोलूंगा भैया ऐसा है, एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ लो, एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ लो, एक पॉलीमर पढ़ लो, और एक सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लो। ये 4 चैप्टर हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन तक दे सकते हैं, मतलब 20 नंबर। और ये 4 चैप्टर इतने इजी हैं, इतने इजी हैं कि इनके टोटल मिला के तुम्हें 200 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 100-150 क्वेश्चन, और वो भी कौन से? जो एनसीईआरटी में दिए हैं, वही आएंगे पेपर में।
मगर हम ये नहीं करेंगे, हम कूदेंगे कहां जाके, थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें हम महीनों लगा देंगे और फिर भी पेपर में क्वेश्चन आया तो हो सकता है लटक जाए। क्यों? क्वेश्चन टफ आ सकता है। बहुत लॉजिक करते हो तो लॉजिक बर्दाश्त भी तो नहीं कर पाते हो, कभी कभी क्वेश्चन इतना टफ आ जाता है। मगर इन सब में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, टिक करोगे। तो इससे खेलिएगा, इससे खेले तो खेल ही हो जाएगा तुम्हारे साथ, इससे खेलो। और इससे खेलोगे तो पूरे क्वेश्चन करके आओगे। केमिस्ट्री में 45 के 45 आराम से करके आओगे, ध्यान रखिएगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन, एडजॉर्प्शन, यहां से क्वेश्चन। अब ये फार्मूला सीट है जो मैंने आपको बताई थी, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहां पर मिलेगी। एक और खुशखबरी दे रहा हूं कि प्रश्नकाल सीरीज में बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी प्रश्नकाल सीरीज में आपके साथ आऊंगा और क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। अभी जो बातें बताई हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लो। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सारे बता दिए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। और ध्यान रखना, पर डे फार्मूला रिवाइज करोगे, पर डे। और पर डे सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर भी रीड करोगे, पर डे सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर रीड करो, या हर दूसरे तीसरे दिन रीड करो। फार्मूला डेली रिवाइज करो, सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर रिवाइज करो। ध्यान रखिएगा 15 से 17 क्वेश्चन तुम सारे करके आओगे। जो बातें बताई हैं अच्छे से करना आप, ठीक है। फार्मूला सीट इसी वजह से मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दी है। ये पीडीएफ है उसकी, ये देखो मैंने बनवा दिया है, ठीक है। इसमें नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पीडीएफ, एक पेज में पीडीएफ में बहुत सारा लिख जाता है तो सब छोटा छोटा होगा। ये पूरी पीडीएफ है। ये टेबल की बात कर रहा था सॉलिड स्टेट में, अल्फा बीटा वाली, तो ये पूरी पीडीएफ है। ये आपको 19 सीरीज में केमिस्ट्री में नोट्स में जाके मिल जाएगी। आप इसके फार्मूले खूब अच्छे से रिवाइज करते रहिए, ठीक है। मान के चलो, जहां तक मेरा अपना पर्सनल आइडिया है कि इस पीडीएफ से ही आपको 6-7 क्वेश्चन करने को मिल जाएंगे जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होंगे या थोड़ा बहुत घूम रहे होंगे। मैंने इस पीडीएफ में कई पॉइंट भी लिख रखे हैं, तो 7-8 क्वेश्चन तो इस पीडीएफ से ही तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे प्रश्नकाल सीरीज में, तब तक के लिए इतना ही कहते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, जी जान लगाते रहिएगा और डरिएगा नहीं। ध्यान रखिएगा, जो डरेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। हमारा काम है हमेशा मेहनत करना, लड़ना और अपने एग्जाम को क्रैक करना। कोई भी बच्चा परेशान ना हो कि नहीं यार सर वो पता नहीं कैसे होगा, हौच पौच डिप्रेशन में, ऐसा कुछ मत करो। एग्जाम आते हैं चले जाते हैं, आप उनके लिए टेंशन मत लें। मान लो मैं कहता हूं ये एग्जाम खराब हो जाएगा, अगला अच्छा कर लेंगे यार, उसमें इतनी परेशानी कहां बात है। जीवन में सक्सेस होने के बहुत सारे पॉइंट आएंगे, मगर वो पॉइंट या वो सिचुएशन तभी तुम फुलफिल कर पाओगे जब तुम हार्डवर्क लगातार करते हो। यदि हार्डवर्क लगातार नहीं करते हो तो फिर सक्सेस होने में टेंशन है। तो ये आप छोड़ दो। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से मुझे पता है सक्सेस होने के बहुत सारे पल आते हैं जीवन में, बहुत सारे आते हैं, सब कुछ मिलेगा तुम्हें, मगर यदि लगातार हार्ड वर्क करते हो तब वो अचीव कर पाओगे, नहीं तो आएंगे तुम फ्लॉप हो जाओगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप पूरी जान लगा के पेपर को दीजिए, बाकी चिंता मत करिए, आप डॉक्टर बनोगे। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।